सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। इस वीडियो में भी बेसिकली हम कमेंट के ही डाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि बीएचयू में जो इस बार की बीएससी होने वाली है, तो वो 3 साल की होगी या 4 साल की, ये एक डाउट मैंने देखा था, ठीक है। और जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन पे कब तक आ सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है ट्रेन नहीं आ रही, या एक स्टूडेंट का मैंने देखा, वो मतलब कह रही थी कि मेरे जो फ़ादर हैं वो आर्मी में हैं, तो उनको लेट हो जाएगा आने में, तो सर क्या होगा, ठीक है। और मॉपअप के बारे में भी कई लोग कट ऑफ वगैरह पे पूछ रहे थे। बेसिकली बॉटनी जूलॉजी पे एक स्टूडेंट का कट ऑफ पे डाउट था, ठीक है। और हॉस्टल में रिजर्वेशन को लेके कई लोग पूछ रहे थे कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली अपन बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बीएचयू में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार होने वाली है। तो आपकी जो बीएससी यूजी के जितने भी कोर्सेज़ हैं बेसिकली, वो आपके 4 साल के होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करने पड़ेंगे। हम लोगों में क्या होता था कि 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते थे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे कि मिलते थे, तो 3 सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ना पड़ता था, और लास्ट में एक सिंगल सब्जेक्ट बचता था। एनईपी में मैं आपको बताऊं क्या होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और उनको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो 5th सेमेस्टर होगा, उसमें आप एक अपना माइनर सब्जेक्ट चुनोगे, एक मेजर सब्जेक्ट चुनोगे, ठीक है। तो वो मेजर सब्जेक्ट ही आपके साथ आगे जाने वाला है। और एनईपी में और भी कुछ सब्जेक्ट आपके जुड़ेंगे, जैसे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, और एक वीईसी करके होता है, और एक जनरल इलेक्टिव होता है। जनरल इलेक्टिव में आपको बता दूं, उसमें अगर आप कोई भी कोर्स जैसे लेंगे, आपके अपने कोर सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। कोर के अलावा आपका जो भी जनरल इलेक्टिव में होगा, उसमें आप जो है मास्टर्स कर सकते हैं, अगर आप उस जनरल इलेक्टिव को 2 साल चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी एनईपी की कहानी। एनईपी पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वेट करो, उसको भी लाऊंगा सही टाइम पे, ठीक है। और विड्रॉल का ऑप्शन मैं बता दूं कि जैसे एक क्या होता है, एक होता है स्मूथ तरीके से आप अपने पैसे को रिफ़ंड करा लीजिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि जब तक स्पॉट राउंड अनाउंस नहीं करेंगे हम, तब तक विड्रॉल का ऑप्शन देंगे। अब 7 तारीख तक ही 5 बजे तक पेमेंट जो भी जिनको भी एडजस्ट करना था, जिनका अपग्रेड वगैरह हुआ, तो उन्होंने अपग्रेड का पेमेंट वगैरह कंफर्म या सीट कंफर्म की होगी, एडजस्ट किया होगा, जो भी है कर लिया होगा। उसके बाद क्या है, ये विड्रॉ का ऑप्शन अब नहीं आएगा आपके में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। जिनको भी जैसे सीट वगैरह छोड़नी होगी, तो एक यूजीसी की पॉलिसी होती है कि 30 सितंबर तक जैसे बीएचयू की अगर काउंसलिंग जो है, वो काउंसलिंग डेडलाइन अगर 30 सितंबर तक है, तो आप उसके पहले अगर रिफ़ंड कराते हो, तो यूजीसी की पॉलिसी के तहत आपको 100% जो है आपका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं, अगर 31 अक्टूबर तक आप कराते हैं, तो आपके 1000 रुपये काटे जाएंगे, और बाकी आपको पूरी फ़ीस दे दी जाएगी। कोई भी दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उस पे उस पे जो है सारी यूनिवर्सिटी काम करती हैं। और बस एक ये चीज़ रहती है, फिर आपको यूनिवर्सिटी में आके अपना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ेगा कि सर जो है मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, और मैं यहाँ पे अब एडमिशन अपना कराना चाहता हूँ, तो मेरा एडमिशन कृपया कैंसिल कर दीजिए, ताकि आपका फ़ी जो है वो वापस आ सके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कभी भी वापस नहीं आता है। और ये जो स्मूथ विड्रॉल का सिस्टम है, जैसे ये जब तक अपना विड्रॉल देते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ता है। आपने आराम से बटन दबाया, आपके मेल पे ओटीपी वगैरह जाएगा, उसको डाला, आराम से विड्रॉल आपका हो जाएगा। जो भी खाता वगैरह आपने लगाया होगा, उस पर पैसा आ जाता है। यही सेम डीयू में भी है। डीयू में भी घबराने की कोई बात नहीं होती है अगर आप 3 राउंड तक विड्रॉ नहीं करते हैं। फिर आपको वही बात है, जिस कॉलेज में भी आपको सीट वगैरह मिली होगी, उस कॉलेज में जाके, ठीक है, डीयू जाके वहाँ पर आपको कैंसिल वगैरह करवाना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ जाती है, और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जो है 3rd राउंड में ही विड्रॉ मार लिया था, 2-3 दिन पहले ही। तो जितने बच्चों ने विड्रॉ मार लिया है, ठीक है, बट इसके बाद भी अगर किसी को कैंसिल करवाना हो एडमिशन,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। कोई भी पेमेंट जो है आपका फ़ी में नहीं काटा जाएगा। 100% रिफ़ंड पॉलिसी है 30 सितंबर के पहले, ठीक है। और 31 अक्टूबर अगर 30 सितंबर से लेट हो जाता है और 31 अक्टूबर के बीच में आप अगर करते हैं तो आपको जो है 1000 रुपये काट के आपका बाकी पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बीए में जैसे एफिलेटेड कॉलेज की 10,000 अगर फ़ीस है तो आपका 1000 रुपये काट के आपको 9,000 वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊँ फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन में जैसे कि 2 डेट दे रखी हैं, 13 और 14, और अभी मेल ना ही मेल कोई आया है और ना ही कोई आइकन वगैरह बन के आया है कि कब यूनिवर्सिटी को आना है, और आज 7 तारीख हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको 13 और 14 डेट दी है, तो उम्मीद है कि 8 को या 9 तक, ठीक है, 9 की दोपहर तक आपका जो भी है डेट 13 या 14 आपका आ जाएगा, और उसमें आपको दिया होगा कि कहाँ पर आपको आना है। मोस्टली जो इस बार आरजीएससी की भी काउंसलिंग हुई है एग्रीकल्चर में, तो वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही होगी। और ये जो बीएससी की है ये लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में होगी, और बीए का जो है वो भी बीए के जो लेक्चर थिएटर हैं वहाँ पर होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बीएससी में मिलने वाला हूँ, वहीं पे मैं अवेलेबल होऊंगा। बाकी अगर किसी को मिलना हो तो मुझे जो है बाकी मैं बाद में मिल लूँगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको परेशानी वगैरह होती है तो मैं लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल रहूँगा। बीएससी में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी ग्राउंड हॉल है वहीं पे मैं बाहर आपको खड़ा मिल जाऊँगा, ठीक है। सो वेरिफिकेशन पे यार बेसिकली क्या है, अगर आप लेट हो जाते हो तो मैं आपको बता दूँ, डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है या कोई भी दिक्कत आती है, देखो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की डेट क्यों रखी जाती है, बेसिकली ये होता है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हम अपने सामने कर दें। और बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा रहता है, कई क्या यार बहुत सारे रहते हैं कि जो लेट आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जो बीएचयू में जैसे जो काउंटर होते हैं, हर फैकल्टी के अपने काउंटर वगैरह होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे एक काउंटर जो है 2 सेमेस्टर को हैंडल करेगा, ठीक है। तो उन काउंटर पे आप रजिस्ट्रेशन जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो उसको भी आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं बाद में अंडरटेकिंग वगैरह फॉर्म को फिल करके, ठीक है। तो इस तरह से है। अगर आप 15 दिन भी लेट आते हो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि हॉस्टल, अगर एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट मैंने सुना है तुरंत ही हो जाता है गर्ल्स में। तो देखिए, अगर तुरंत भी हो जाता है तो आप एक बार जब पेमेंट कर देते हैं तो आपका नाम जो है वो अटेंडेंस लिस्ट में भी आ जाता है, और हॉस्टल में आपके नाम की एक सीट बुक हो जाती है। अब आप चाहे उसको अलॉट देर में भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। एक बार जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, फिर आपका एक सीट बुक हो गया है। आप जब भी चाहें वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके अपने कमरा क्या, बेसिकली वहाँ चिट रखते हैं, चिट आपको उठानी होगी, जो भी अब आ जाएगा उस कमरे में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से ऐसा ले नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, जैसे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में अगर टीसी वगैरह नहीं होती है तो अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो उस चैनल को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में अगर कोई लेट होता है या लेट से आता है या 13 या 14 को नहीं आ पाता है, तभी कोई डरने की बात ऐसा नहीं है। एडमिशन किसी का भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ी पेमेंट कर चुके हैं, और एक बार जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो आप जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। कोई भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता है सिवाय आपके, ठीक है। आप ही के पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हो। अब मॉप अप राउंड में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम का मैं आपको बता दूं, तो बीकॉम वाले ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि बीकॉम में मेन कैंपस में सीटें बहुत कम होंगी, ठीक है। अगर कुछ रहती भी हैं तो 5 नंबर से कम वालों को ही मिलेगा, ठीक है। 5 से 6 नंबर, 7 नंबर जिनके कम हैं उनको मिल सकता है। और बीए में हाँ, हो सकता है कि 10 से 15 नंबर तक आपको गिरावट देखने को मिले कट ऑफ में, और वो भी सोशल साइंसेस के कोर्स में वो भी नहीं देखने को मिलेगी इतनी। सोशल साइंसेस में भी 5 से 6-7 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। जो आर्ट्स के कोर्सेज हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया, इन सब में आपको देखने को मिल सकती है 10 से ज़्यादा, 10 से 15 नंबर की कट ऑफ में गिरावट, ठीक है। और एक डाउट मैंने और देखा था कि सर अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए रेगुलर सीट छोड़ता है और पेड सीट मान लीजिए मुझे अलॉट हुई है, तो क्या पेड वाला रेगुलर में शिफ्ट हो जाएगा क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर पेड सीट किसी ने छोड़ी है
तो मॉपअप में पेड सीट के रूप में ही वो सीट अलॉट होगी। अगर किसी ने रेगुलर सीट मान लीजिए छोड़ी है, विड्रॉल लिया है, तो मॉपअप में वो सीट रेगुलर बन के आएगी। आई होप यार तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और बीएससी में आपको बताऊं, बॉटनी, जो एक स्टूडेंट का डाउट था सर बॉटनी जूलॉजी पे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। देखो मैं बताऊं, जूलॉजी में यार कोई उम्मीद मत रखना, मुझे नहीं लगता जूलॉजी में कोई भी सीट वगैरह रह रही होंगी। अगर एक दो सीट रहती भी हैं तो आपको बहुत हैवी कट ऑफ उसमें देखने को मिलेगी। सेम बॉटनी में रहने वाला है। बॉटनी की 467 या 468 कट ऑफ गई है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। एफएमसी की बता रहा हूँ, रेगुलर सीट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जियोग्राफी की 424 कट ऑफ गई है, तो उसमें हो सकता है आपको 415 तक देखने को मिल जाए। तो मतलब 416 417 जिसके हैं उसको सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम इन्होंने लिया है, ये अच्छी बात है। तो कुछ बच्चे जो भी विड्रॉ वगैरह लेना चाहते हैं वो ले लिए होंगे, और इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। और भी इस बार मैथमेटिक्स में हाँ आपको जैसे 10 नंबर का चेंज देखने को मिल जाएगा, 10-12 नंबर का। तो मैथमेटिक्स में भी थोड़ा सा मिल जाएगा देखने को। देखो जनरल का 5 नंबर से कम नहीं होगा, क्योंकि जनरल का हर जगह ही हैवी रहता है कट ऑफ। बीकॉम में पहली बात सीटें नहीं होंगी मेन कैंपस में, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत एक दो होंगी भी, तो उनका 1-2 नंबर से आपका जो है बहुत करीबी मामला होने वाला है, ठीक है। बैटरी मेरे फ़ोन में बहुत कम है यार। सो बीएससी बॉटनी देखो जूलॉजी में क्या है, देखो बैच 4 डिवाइडेड होंगे मैं आपको बताऊं। तो जूलॉजी ऑनर्स होगा, एक बॉटनी ऑनर्स होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, ठीक है। ये 3 बैच, और एक आपका जियोलॉजी ऑनर्स का होगा, ठीक है। ये सारे इसमें केमिस्ट्री और जियोलॉजी वाले थोड़ा मिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री और बॉटनी का मेनली आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स का ग्रुप मेन अलग रहता है लगभग, ठीक है। बाकी जो फोर्थ बचता है उसमें सारे मिक्स लगभग आ जाते हैं, जियोग्राफी वाले, जियोलॉजी वाले, और थोड़े बहुत केमिस्ट्री वाले भी उसमें होते हैं। तो इसमें सीन ये है कि आपको कॉम्बिनेशन में, जैसे आप मेजर माइनर सब्जेक्ट जो मैंने बताया एनईपी पे मिलेगा, ठीक है। तो एनईपी में आपको मेजर माइनर में आप चूज़ कर सकते हैं। देखो चूज़ भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा, नंबर पे या लोग आपको अलॉट करने वाले हैं। तो नंबर पे ही सारी चीज़ें होने वाली हैं, जिसके ज़्यादा नंबर हैं और जिस तरीके से लोग अपना प्रेफरेंस रखेंगे, तो प्रेफरेंस वही होगा। मुझे लग रहा है कि जैसे जिनके हैवी अच्छे अच्छे मार्क्स हैं वो लोग बॉटनी जूलॉजी मेजर माइनर में रख लेंगे और उनको बॉटनी जूलॉजी अलॉट भी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री वालों के लिए मुझे लग रहा है इस बार मौका होगा, जिसको भी जैसे केमिस्ट्री वगैरह लेना है तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का कट ऑफ वैसे भी कम जाता था, इस बार नहीं गया भाई, मुझे नहीं समझ में आया क्यों नहीं गया, ठीक है। इस बार का हैवी कट ऑफ था, केमिस्ट्री का बहुत हैवी 468 है। तो जियोग्राफी का इस बार कम है, जियोलॉजी का 432 है, ठीक है। तो 432 मतलब आप मान के चलिए बीएससी बायो में 5 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं कम होगी, बॉटनी में 2-3 नंबर मान लीजिए, ठीक है। और बीए के कोर्सेज़ में आपको कट ऑफ देखने को थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है, ठीक है। जितने भी हॉस्टल से रिलेटेड अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको लिखना होता है। कई लोग कैटेगरी लिखना भूल जाते हैं उसमें। तो पहली बात देखो, हॉस्टल में रिजर्वेशन बहुत अच्छे से होता है। हॉस्टल में रिजर्वेशन आप अपनी कैटेगरी लिखिए, डिस्टेंस लिखिए अपने नियरेस्ट स्टेशन से, और स्टेशन आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आधार कार्ड पे जो एड्रेस दिया है उसके नियरेस्ट कौन सा स्टेशन है, वहाँ से आप उसको देखेंगे। और आप अपने मार्क्स लिखिए, अपनी फैकल्टी का नाम लिखिए, और अपना जो है, अब मैंने डिस्टेंस तो आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, कोर्स भी बता दिया करो, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं आपको बता नहीं सकता ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल में रिजर्वेशन वगैरह, देखो लिस्ट बनती है। इस बार बीएससी में अच्छे खासा बच्चों को हॉस्टल मिलने वाला है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि पूरा जो रामा कृष्णा हॉस्टल है बीएससी फर्स्ट ईयर वाला, वो पूरा खाली करवाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें अच्छा खासा बच्चा भरा जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को बहुत कम हॉस्टल मिले थे। उसका मेन रीज़न यही था कि सीनियर ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे थे पहले से, और ब्रोचा हॉस्टल रिपेयरिंग में था, ठीक है। इस बार मुझे सुनने में आ रहा है बीकॉम जो है रिपेयरिंग में चल रहा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो ब्रोचा रिपेयरिंग में था, जिसकी वजह से हम लोगों को हॉस्टल नहीं मिला। अब ब्रोचा बन गया है तो सारे सीनियर उधर ब्रोचा में पहुंचा दिए गए हैं, और रामा कृष्णा हॉस्टल पूरा खाली पड़ा है। तो बीएससी में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल लोगों को अलॉट होने के चांसेस हैं। और बीए में जैसे आपको मालूम ही होगा बिरला अलॉट होता है, तो बिरला हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलॉट होगा, ठीक है। और बीएससी में जो गर्ल्स है उनको कुंदन देवी हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक है। तो गर्ल्स को भी मैक्सिमम मिल जाता है। और एमएमवी में भी
मोस्टली गर्ल्स को हॉस्टल दिया जाता है जिनका डिस्टेंस अच्छा खासा होता है, और पहले राउंड में मोस्टली एडमिशन हो जाता है, पहले और दूसरे में। देखिए, पहले राउंड और दूसरे राउंड में जनरल वालों का रहता है। अगर पहले राउंड में मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, दूसरे में हो गया और आपका जनरल है, तो आपको मोस्टली चांसेस हैं, और आपका डिस्टेंस 400 किलोमीटर या के ऊपर है, तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेस का एक डाउट मैंने देखा था कि मेस जो चार्ज है, आप पर मंथ जो है, फर्स्ट मंथ का आपको देना पड़ेगा 3,000 रुपये। उसके बाद जो है आप पर डे भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे डाउट आपके ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और लाइक वगैरह कर देना ताकि रीच वगैरह बढ़ती रहे, ठीक है। सो